को, आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की क्लास में हम देखेंगे विदेश नीति, भारत की विदेश नीति। और ये जो बुक है बहुत इजी बुक है, जैसे लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, आपको 12th क्लास की फर्स्ट बुक और 12th क्लास की सेकंड बुक के शुरू के 4 चैप्टर अगर याद भी नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत रिमाइंड है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इस बुक को अच्छे से टैकल कर पाओगे और अच्छे से पढ़ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। बस आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियोस आप देखते हो यूट्यूब पे, उसके नोट्स बनाते हुए चला करो। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिर एग्ज़ाम के 1 दिन 2 दिन पहले पढ़ने वाली बात सिर्फ आर्या पार की होती है और कुछ नहीं होता। कोई बात नहीं, नोट करते हुए चलो। चलो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, समझने वाले समझ गए होंगे। भारत की विदेश नीति, तो शुरू का जो पहला चैप्टर है कि उसमें लिखा है भारत की विदेश नीति का विकास। देखो, भारत की विदेश नीति का विकास जो है नेहरू के टाइम पीरियड से होता है। और हमारी स्वतंत्र विदेश नीति का स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? 1947 जब हमारा संविधान वगैरह स्टार्ट हुआ था बनना, और 1950 में बन के पूरी तरीके से तैयार हो गया था, है ना। और आगे चल के 1964 में नेहरू जी की हो गई थी डेथ। और नेहरू जी की डेथ होने से पहले क्या क्या उन्होंने स्थापना करी थी? एक था सबसे इम्पोर्टेंट गुटनिरपेक्षता और पंचशील उन्होंने स्थापना करी थी। तो शुरू के 2-3 चैप्टर तक इन्हीं 2 टॉपिक के नाम लिए जाएंगे। एक तो भारत की विदेश नीति स्थापना करते वक्त उसके मूल तत्व क्या थे जो नेहरू जी के द्वारा दिए गए थे, ठीक है, और गुटनिरपेक्षता क्या था और पंचशील क्या था, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। और इसी टाइम पीरियड में इंडिया चाइना की फ़ाइट भी हो गई थी, तो वो भी किस्सा पढ़ोगे। फिर आगे चल के धीरे 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 चीज़ें बदली, सरकारें बदली, नेतृत्व बदला, वो सारी चीज़ें बदली। ठीक है, ये सारा चलेगा। यानी शुरू के अभी तो 2-3 चैप्टर में गुटनिरपेक्षता से संबंधित चीज़ें पढ़ोगे और अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला टॉपिक भी आएगा आगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी क्या कहना चाहता हूँ। नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे वीडियोस में समझ आता रहेगा। ओके, यूट्यूब पे किसी की भी वीडियो देखना, किसी एक की देखते रहना, और बाई चांस कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो किसी दूसरे की देख लेना, लेकिन फॉलो 1 या 2 को करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो खिचड़ी पक जाती है और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं विदेश नीति किसी, ठीक है, विदेश नीति किसे कहते हैं? अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए, अन्य देशों के साथ संबंध बनाना ही विदेश नीति कहते हैं। ठीक है ना। ओके, अन्य देशों के साथ संबंध बनाना ही क्या है? विदेश नीति कहते हैं। और भी देखो, विदेश नीति किसी राष्ट्र द्वारा अपने देश के हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए सिद्धांत ही विदेश नीति होते हैं। ऑब्वियसली बात है, कोई भी व्यक्ति, जैसे आप विदेश नीति बोलो चाहे इसे फ्रेंडशिप बोल दो, एक तरह से 2 दोस्त हैं आपस में जो उनकी क्लोज बॉन्डिंग जिसे होती है, वो कैसी बॉन्डिंग करेंगे? जब दोनों के आपस के हित पूरे हो रहे हों तभी तो फ्रेंडशिप करेंगे। दोनों की विचारधारा मैच कर रही हो, दोनों के हित मैच कर रहे हो, ठीक है, तभी तो इन दोनों के बीच में कोई सिद्धांत वगैरह, दोस्ती वगैरह होगी। उसी तरीके से विदेश नीति, कोई देश आपस में जब मिलेंगे तो कोई ना कोई तो हित होंगे। और वो हित आपके क्या हो सकते हैं? आर्थिक हो सकता है, राजनीतिक, सामाजिक, सैनिक, ये सारे हो सकते हैं। ठीक है, ओके। जिसकी वजह से क्या करता है, विदेश नीति का निर्माण किया जाता है। मेन ओरिजिन विदेश नीति का ये होता है, अपने देश या अपने राष्ट्र के हितों को पूरा करना, जिससे अपने देश के नागरिक पूर्ण रूप से क्या हो, स्वतंत्र हों। ओके, और विदेश नीति ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी निर्धारण करती है। ठीक है, जब आगे चल के आप एमए वगैरह करोगे तो उसमें इस नाम से आपको बुक भी मिलेगी, जिसमें आपको पढ़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, जिसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से आप समझ जाओगे अच्छा विदेश नीति पढ़नी है हमें। ओके, आई होप आपको समझ आ गई विदेश नीति है क्या। अन्य देशों के साथ संबंध बनाना व अपने राष्ट्र के हितों को पूरा करना विदेश नीति कहलाता है, जिसके अंदर जो हम उद्देश्य रखते हैं मेन जो होते हैं आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैनिक और सांस्कृतिक भी होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु विदेश नीति के उद्देश्य क्या करता है, तय करता है। और ये अपने हर राष्ट्र के अपने अपने हो सकते हैं। किसी का आर्थिक हो सकता है, किसी का सैनिक हो सकता है, किसी का सांस्कृतिक हो सकता है, किसी का राजनीतिक, ये अपने अपने हो सकते हैं। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे लिखा है भारत की विदेश नीति। इसको स्टार्ट करने से पहले हम नेहरू जी की थोड़ी सी बातों को पढ़ते हैं। भारतीय विदेश नीति, ऐतिहासिक विकास या तीसरे विश्व की नीति। अब ये तीसरे विश्व का मतलब क्या है, आप सबको पता होगा, 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था जिसमें पहली दुनिया जिसे यूएसए बोला गया था और दूसरी दुनिया यूएसएसआर बोला गया था जिसे सोवियत संघ, ठीक है, और तीसरी दुनिया वो थे जो विकासशील देश या नए नए आज़ाद हुए थे, या फिर वो दुनिया जो ना अमेरिका के साथ पार्टिसिपेट कर रही थी ना ही यूएसएसआर के साथ पार्टिसिपेट कर रही थी। उन्होंने सेपरेट एक गुट बनाया था जो अमेरिका और यूएसएसआर से दोनों से दूर था, जिसे तीसरी दुनिया बोला गया था। ओके, तो ये था। चलिए हम देखते हैं, अपना आगे पढ़ते हैं। भारतीय विदेश नीति का प्रारंभ, ठीक है, भारतीय विदेश नीति का प्रारंभ युग नेहरू युग से होता है, ठीक है, नेहरू के टाइम से स्टार्ट होता है। नेहरू ही विदेश नीति के निर्माता और मूल निर्धारक थे, यही निर्माता थे, और इन्हीं के पास डिपार्टमेंट था विदेश नीति का, फॉरेन मिनिस्ट्री इन्हीं के पास थी, उसके अध्यक्ष भी गए थे। विदेश मंत्रालय का कार्यभार नेहरू ही देखते थे। पंडित नेहरू विदेश नीति का मूल आधार इस प्रकार है। पहला है स्वतंत्र एवं स्वायत्त विदेश नीति, आज़ाद, पूर्ण रूप से आज़ाद विदेश नीति थी, जिसका कोई भी देश आंतरिक व बाहरी दबाव से विदेश नीति नहीं बनाएगा, पूर्ण रूप से आज़ाद थे। ऐसी विदेश नीति अपनाना जो अपने हितों के लिए क्या स्वार्थी क्या महत्वपूर्ण हो, किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना हो। ओके, इसी आधार पर भारत ने अपने संबंधों का विकास अपने हित के संदर्भ में किया, किसी राष्ट्र विशेष या गुट के संदर्भ में नहीं किया था, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भारत ने विदेश नीति इस हिसाब से बनाई कि भारत को ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो। जैसे यूएसए था, यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसए पूंजीवाद का समर्थन करता था, ठीक है, और यूएसएसआर समाजवाद का समर्थन करता था। अगर भारत पूंजीवाद की विचारधारा या आर्थिक नीति को अपनाता तो यूएसए का समर्थक होता, यूएसएसआर का बनाता, समाजवाद वाली विदेश नीति या आर्थिक नीति बनाता तो हम उसके समर्थक हो जाते। तो हमने क्या करा, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। और विदेश नीति में भी वही सारे क्या मिलते हैं, हमें मूल तत्व मिलते हैं, जिसके अंदर पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के मिश्रित गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने किसी एक को ध्यान नहीं रखा, दोनों को ध्यान रखा, और भारत ने अपने देश के अकॉर्डिंग उन सभी विदेश नीति का व आर्थिक नीति का निर्माण किया। ओके, आगे देखते हैं शीत युद्ध। और आप सबको पता है कि शीत युद्ध कब से कब तक चला था, 1945 से लेकर 1991 तक। शीत युद्ध के दौरान सैन्य गुट के संघर्ष से अलग गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया गया था, ठीक है। सबसे पहले इसका सम्मेलन 1955 बारडुगा में हुआ था, उसके बाद बेलग्रेड में हुआ इसका 1961 में। इसका उद्देश्य क्या था, शीत युद्ध के दौरान जो सैन्य गुट बनाए गए थे, यूएसए का था नाटो और यूएसएसआर का था वारसा पैक्ट, इन सबसे दूर रहने की नीति बनाई गई थी, जिसका नाम था गुट निरपेक्षता, जिसको आज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। पहले भी जानते थे, इंग्लिश में इसका नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, जिसका पहले उद्देश्य था कि पावरफुल कंट्रीज से दूर रहना, इनके जो ग्रुप बनाए गए उनसे दूर रहना, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में गुट निरपेक्षता का उद्देश्य है आर्थिक विकास करना। ओके, पहले था सैन्य गुटों से दूर रहना और आज के टाइम पे है अपना विकास करना। चलो आगे देखते हैं। इसी क्रम में स्वायत्तता के बाद, स्वायत्तता यानी आज़ादी के बाद, भारत द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया, जिसमें सार्वजनिक उद्यम को प्राथमिकता दी गई। पूंजीवादी उद्यम भी थे, लेकिन हमने ज़्यादा उस टाइम सार्वजनिक उद्यम यानी पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि सार्वजनिक उद्यम, ऐसी कंपनियां उद्यम जिसके ऊपर सरकार का अधिकार रहता है, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा हमने निर्माण कराया गया, ठीक है, जैसे रेलवे वगैरह है, इन सब चीज़ों को। नेहरू ने शिक्षा, स्वास्थ्य और लोकतंत्र पर विश्वास किया। नेहरू ने शस्त्रों की होड़ को त्याग कर, यानी वेपन्स की रेस को त्याग कर आर्थिक विकास पर क्या करा, अधिक बल दिया, ठीक है।
कि ये हथियारों पर ज़्यादा खर्चा ना हो, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकतंत्र, इस पे ज़्यादा एक्सपेंस वगैरह होना चाहिए, और सार्वजनिक कल्याण, उद्यम से संबंधित इन जैसी पॉलिसी नीति निर्माण होनी चाहिए। आगे देखते हैं इसमें लिखा है नेहरू, वही बात है इसमें, नेहरू ने बाजारवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है पूंजीवाद, ठीक है, जिसमें पैसा ही सबसे बड़ा उद्देश्य है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसके अंदर समाज कल्याण उद्देश्य होता है पहला, दोनों को सम्मिलित रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, क्योंकि इसका समर्थन यूएसए करता है, इसका समर्थन यूएसएसआर करता है, तो दोनों का भाड़ में हम अपनी मिली जुली बनाएंगे, भाई तुम्हारे साथ में, इनके साथ में, दोनों साथ में, लेकिन एक निश्चित दूरी बनाकर। ओके, तो और भी देखो आगे क्या है। आर्थिक विकास की नीति, नेहरू ने विदेश नीति में आर्थिक और वित्तीय, ठीक है, आर्थिक और वित्तीय संबंधों पर ध्यान दिया और सैन्य शक्ति बढ़ावा को प्राथमिकता नहीं दी, यानी आर्मी, सैन्य वगैरह को ज़्यादा समर्थन नहीं दिया था, आर्थिक और वित्तीय संबंधों को ज़्यादा, यानी फाइनेंशियल से रिलेटेड जो विषय थे उस पर ज़्यादा नेहरू की पॉलिसी में ध्यान दिया गया, लेकिन आर्मी, सेना से संबंधित ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया था। और इसी का परिणाम हुआ था 1962 चाइना के साथ वॉर, और हम हार गए थे। उन्होंने देश के आर्थिक विकास पर बल दिया एवं तो उस टाइम जो ठीक लगा वो करा, चलो जो भी है। उन्होंने देश के आर्थिक विकास पर बल दिया एवं सार्वजनिक उद्यमों की प्राथमिकता को क्या करा, स्वीकार किया, क्योंकि हमारा देश पहले ज़्यादा पिछड़ा था, तो सार्वजनिक उद्यम, लोगों को हेल्प ज़्यादा चाहिए थी, तो उसके ऊपर ज़्यादा काम करेंगे, उससे रिलेटेड पॉलिसी ज़्यादा बनाई गई। ओके, अब आगे देखते हैं पंचशील की नीति। यह नीति पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा बुद्ध के जीवन से प्रभावित होकर ग्रहण की थी, ठीक है, उनकी जीवनी पढ़ के ये प्रभावित हुए थे, तो ये पॉलिसी उन्हीं के तहत बनाई गई थी। इसमें 5 तत्व रखे गए थे। ये जीवन के 5 चरण लिखने का, 5 चरण है इसमें, ठीक है, 5 आचरण जिसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी अपनाया जाना चाहिए। इसे वर्ष 1954 में चीन के साथ संबंधों में अपनाया गया था, ठीक है, 1954 में। उस टाइम अच्छे रिलेशन थे, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगे थे, लेकिन क्या करें, चाइनीज़ माल चाइनीज़ होता है। इस नीति के अनुसार निम्नलिखित 5 सिद्धांत अपनाए जाते हैं, ठीक है, 5 सिद्धांत। पहला है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और स्वतंत्रता को पारस्परिक सम्मान करना है, मतलब कि एक दूसरे की आज़ादी और सुरक्षा, जो भी चीज़ें हैं इन सबको सम्मानपूर्वक देना, ठीक है, उनकी आज़ादी, अखंडता रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें, एक दूसरे के आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप नहीं करना, इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना, समानता के आधार पर एक दूसरे को लाभ पहुँचाना, ठीक है, और शांतिपूर्ण से अस्तित्व बनाए रखना, ठीक है, किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा ये सब काम नहीं किया जाएगा, क्योंकि चाइना करता रहता है, ये सब नहीं किया जाए। पंचशील में ये सारे पॉइंट रखे गए थे, और जहाँ तक भारत की सीमा जाती है उन सब की, मतलब कि देश की सीमा जहाँ तक है उन सब का सम्मान करना, ठीक है, इंटरनल मैटर पे आक्रमण ना करना, समानता के आधार पर एक दूसरे को लाभ पहुँचाना, और एक दूसरे पे हमला नहीं करना, इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना, और शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये सारी चीज़ें रखी थी। और यही चीज़ें आप आगे चल के दूसरी तीसरी यूनिट में दोबारा से पढ़ोगे, ठीक है ना। अब है ये एशियाई अफ्रीकी देशों की एकता की नीति, यानी कि गुटनिरपेक्षता की शुरुआत। वर्ष 1947 हमारे आज़ादी के टाइम पीरियड का संविधान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, अब धीरे धीरे। वर्ष 1947 में नई दिल्ली में एशियाई सम्मेलन इस नीति को दर्शाता है कि नई दिल्ली में एशियाई संबंधों की बैठक हुई थी, तथा 1955 में, ठीक है, इसकी जो बातचीत है वो इंडिया में हो गई थी, क्योंकि इंडिया के साथ साथ बहुत सारे जो नए नए देश आज़ाद उसी टाइम पीरियड में हुए थे, तो इसका सम्मेलन हुआ था 1955 में, वाडू का सम्मेलन बोलते हैं इसे। गुटनिरपेक्षता की नींव भी बोला जाता है, ठीक है ना। ओके, कभी कहते हैं कि गुटनिरपेक्षता की नींव ये प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो वाडू का सम्मेलन से हुआ था, ठीक है, आयोजित किया गया।
नेहरू के अनुसार एशियाई अफ्रीका एकता से पश्चिमी देशों को प्रति संतुलित किया जा सकता है ना। इसी क्रम में नेहरू ने चीन से बेहतर संबंध बनाने का प्रयत्न किया था। ओके, उस टाइम जैसा नेहरू ने माना था वैसे उन्होंने काम किए, और आज भी एशिया अफ्रीकी कंट्रीज़ के साथ हमारे संबंध के बहुत अच्छे बने हुए हैं, और यही मान के सोचा गया था कि चाइना के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि चाइना हरामी था। अब अगला क्या, चीन के साथ बेहतर संबंध कायम करना। ये सारे के सारे थॉट उस टाइम नेहरू जी के अपने हिसाब से थे, ठीक है। एशियाई एकता के लिए चीन के साथ बेहतर संबंध बनाना। एशियाई एकता, क्योंकि चाइना जो था बहुत अच्छे से कंट्री से धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसका एरिया भी बहुत बड़ा था इंडिया के कंपैरिजन में, थोड़ा आर्मी वगैरह में भी पावरफुल था, और फॉरेन कंट्री में भी था वो थोड़ा बहुत, इसलिए तो एक चीन एक अच्छा सहारा भी था उस टाइम। चलो कोई बात नहीं। गुड निरपेक्ष नीति। भारत ने दो ध्रुवीय विश्व यानी कि एक अमेरिका एक रशिया गुड निरपेक्ष नीति तथा वर्ष 1961 में पहला गुड निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। एक स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति थी, आज़ाद, ठीक है, एक आज़ाद विदेश नीति थी, जो ना कि अमेरिका का समर्थन करती है ना ही यूएसएसआर का समर्थन करती है। ये साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व सशस्त्रीकरण के विरोध एक आंदोलन था, यानी कि साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और सशस्त्रीकरण, यानी कि हथियारों के दम पर या किसी भी चीज़ का कोई भी देश गुलाम नहीं बनेगा या कोई गुलाम नहीं बनाएगा। इनका क्या था कि विद्रोह था कि कोई भी देश किसी भी छोटी कंट्री को गुलाम बनाने की कोशिश नहीं करेगा, चाहे वो कैसा भी हो। तो इन सब की इन्होंने में मनाही कर रखी थी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यह शांतिपूर्ण से अस्तित्व आंदोलन था। ये तीसरी दुनिया की साझी आवाज़ थी, समतामूलक, ठीक है ना, व्यवस्था स्थापित करने के लिए, ठीक है, जो ना मतलब कि थर्ड, यानी कि मान लो कि यूएसए है एंड यूएसएसआर, इन लोगों से एक सेपरेट वॉइस थी, एक सेपरेट वॉइस, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं ना गुड निरपेक्षता, एक सेपरेट वॉइस कि हमें इनसे दूर नहीं रहना, और अपनी जो पॉलिसी बनाएंगे हमारी अपनी खुद की पॉलिसी होगी, खुद की नीति है, चाहे वो व्यापार की हो, राजनीति की हो, चाहे सैनिक कैसी हो, हमारी सेपरेट है, अलग है, हम किसी का समर्थन नहीं करते। ये सब था इसके अंदर। ओके, तीसरी दुनिया एकता स्थापित करने का क्या था, मंच थी। ऑब्वियसली बात है, शीत युद्ध ना हो पाए, शीत युद्ध जो हुआ था वो तो हो ही गया था, तीसरा विश्व युद्ध ना हो पाए, उसमें भी गुट निरपेक्षता के लोगों का बहुत योगदान था, क्योंकि गुट निरपेक्षता के जो मेंबर्स हैं ना, वो कभी यूएसएसआर कभी यूएसए से मिलते जुलते रहते थे और समझाते रहते थे कि लड़ाई वगैरह नहीं होनी चाहिए, और हमेशा अपनी पॉलिसी में तीसरे विश्व युद्ध का हमेशा विद्रोह कर देते कि नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो एकता वगैरह स्थापित करने में नाम का भी बहुत योगदान था। दूसरा लास्ट है, दुनिया से शोषण समाप्त करने का एक सम्मेलन था। शोषण का मतलब है यहाँ पर एक तरह का गुलामी, जो साम्राज्यवाद तो पहले होता था, ठीक है, शक्तिशाली देश कमज़ोर देशों को गुलाम बनाता था, उन सबकी मनाही थी इसके अंदर। ओके, क्योंकि भारत खुद गुलाम था और भारत खुद नहीं चाहता कि कोई भी देश या कोई भी आने वाले समय में देश गुलाम बने या कोई उसे बनाए, तो विद्रोह तो होता ही था। तो उसमें बोल रखा था पूरी तरीके से साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व सशस्त्रीकरण, इन सब की मनाही। चलो, निशास्त्री जो भी था वो शस्त्रीकरण, वो सबकी मनाही थी। चलो, गुट निरपेक्षता का तात्पर्य दुनिया में तीसरे गुट का निर्माण नहीं, दुनिया से गुट की समाप्ति करने का मंच था, ठीक है। गुट निरपेक्षता का उद्देश्य ये नहीं कि हम तीसरा कोई चीज़ निर्माण कर रहे हैं, कोई तीसरी दुनिया बना रहे हैं, बल्कि एक ऐसा मंच, ठीक है, जहाँ पे ग्रुप्स ना बने, सब इक्वालिटी से रहे, समानता स्थापित हो, ठीक है। कोई ये ना कहे हम इस ग्रुप के हैं, कोई ये ना कहे मैं इस ग्रुप का हूँ, मैं अमेरिका का हूँ, मैं तो रशिया का हूँ, या हम तीसरी दुनिया वाले हैं, ऐसा नहीं। इसका मतलब था कि भाई दुनिया से सारे गुट समाप्त हो जाने चाहिए, ठीक है, सब इक्वालिटी की बात करें, ये सब। दूसरा है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने पर बल देना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका उद्देश्य क्या था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखना और विश्व युद्ध जैसी संभावनाएं ना हो सके उनको रोकना। तो नेहरू भी इनका समर्थन करते थे,
नेहरू ने सदैव संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावशाली बनाने की रणनीति क्या थी, अपनाई थी। वो कैसी भी नीति हो, लेकिन उन्होंने क्या कही थी, अपनाई थी। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अब वापस से अपनी वीडियोस पे आते हैं। पहली वाली, जैसा भी नेहरू की विदेश नीति के बारे में पढ़ा, वो सब चीज़ें थी, और आने वाले आपको लगभग 3-4 चैप्टर में वो सारी चीज़ें पढ़ोगे। ओके, आगे देखते हैं। अब कोई भी देश अपनी विदेश नीति का निर्माण करता है तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, और पूरी की पूरी बुक जो है इन्हीं पॉइंट्स के आगे पीछे घूमती रहेगी, ठीक है। हर विदेश नीति, हर राष्ट्र का कुछ ना कुछ हित ऐसा होता है जो खुद के लिए हो, और उसकी विदेश नीति के अंदर ये पॉइंट्स कॉमन होते हैं, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, चाहे कैसा भी देश हो, उसके उद्देश्य लगभग ऐसे ही होते हैं जैसे यहाँ लिखे हुए हैं, सबके सेम ऐसे हैं। चलो, भारत की विदेश नीति ने अपने राष्ट्र हित के अनुरूप विभिन्न उद्देश्य निर्धारित किए। नेहरू वाले हमने पढ़े थे, ठीक है, वो क्वेश्चन आता भी है तो आपको अच्छे से तैयार रखना है और ये भी करना है। अंतर्राष्ट्रीय, पहला है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न जितना हो सकता उतने संभव प्रयास करने की शांति बने रहे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने की नीति को प्रयोग करना, ठीक है। ये नहीं कि किसी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो हथियारों से निपटाया जाए, ऐसा नहीं। बातचीत के ज़रिए एक मंच तैयार करना, ठीक है, जो दोनों को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। सभी राज्य और राष्ट्र के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध बनाना, है ना। ऐसा ना हो कि किसी के से ज़्यादा क्लोज हो रहे हो, दूसरे से ज़्यादा दूर जा रहे हो तो बुरा लगेगा ना। हाँ, कहेंगे नए मिले तो पुराने भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में संधियों के पालन के प्रति आस्था बनाए रखना, यानी कि जो दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, जो नीतियाँ वगैरह बनाई हैं, जिनमें समझौता हुआ है, दोनों राष्ट्रों ने मंजूरी दी है, जो क्या नीति बनाई गई है, उन सबका क्या करना है, पालन करना है। सैनिक गुटबंदियों, सैनिक समझौते से अपने आप को पृथक रखना, सैनिक ग्रुप व सैनिक समझौते से अपने आप को क्या रखना है, दूर रखना है। ऐसे गुटबंदियों को प्रोत्साहन ना देना, मतलब कि ऐसे गुट जहाँ पे आर्मी वाले सेपरेट ग्रुप बन रहे हो, ठीक है ना, उन सब से क्या रखना है, विदेश नीति में अपने आप को दूर रखना है। हम किसी पर्टिकुलर सैनिक गुट का समर्थन ना करें, ऐसा कहने का मतलब है, ठीक है। जैसे हम भारत है तो नाटो का समर्थन ना करें, ऐसी चीज़ें। वार्सा पैक्ट तो ख़त्म हो गया है, वो बात की बात है। जो भी है, किसी की विदेश नीति में ऐसा ना हो कि वो किसी के साथ संबंध बना रहा है, तो जैसे हमने भारत ने अमेरिका के साथ संबंध बनाया, तो ऐसा ना हो हमारी विदेश नीति हम तो भाई अमेरिका जो करेगा, उसकी सेना जो करेगी, हम उसका भी समर्थन करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उपनिवेशवाद का कठोर विरोध करना, यानी कि जो भी देश गुलामी वगैरह ऐसे काम कर रहे हैं उनका पूरी तरीके से विद्रोह कर देना। सभी प्रकार के साम्राज्यवादी भावना का विरोध करना, ठीक है। कहने का मतलब वह दृष्टिकोण जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। यह हस्तक्षेप राजनीति, आर्थिक, सांस्कृतिक या अन्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। इन सब की क्या करनी है, मनाही करनी है, यानी कि एक देश दूसरे देश में किसी भी प्रकार का अधिकार सिद्ध नहीं कर सकता, ठीक है। यह गुलामी बनाने की कोशिश नहीं करेगा ज़बरदस्ती। चलो 8वां पॉइंट, आर्थिक लाभ। विदेश नीति का निर्माण प्रायः मतलब आमतौर पर राष्ट्र लाभ अर्जित के लिए करते हैं। आप इसको चाहो तो डेफिनेशन में इस लाइन को आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। ज़्यादातर विदेश नीति जो होती हैं आर्थिक लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। इसकी निर्माण की रूपरेखा का निर्माण इस तरह किया जाता है जिससे वह सभी अन्य देशों से अपने हित की पूर्ति कर सके। शीत युद्ध के समय गुटनिरपेक्षता आंदोलन विदेश नीति का क्या है, ये एक उदाहरण है। विदेश शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्षता बनाया था, एकदम बिल्कुल सेपरेट, अलग, कोई दिक्कत नहीं। हम तुम्हारे साथ व्यापार ही नहीं करेंगे तो आप जिससे आप अमेरिका से कोई सर्विस ली है तो उसको दी भी है, तो हिसाब बराबर रखा है, ठीक है, सामान के बदले सामान, ठीक है, कोई समर्थन नहीं। लेकिन अब आता है सांस्कृतिक कारक। विदेश नीति को निर्धारित करने में सांस्कृतिक कारकों का महत्व होता है।
अपनी परंपराएं, सामाजिक आदर्शों तथा मूल्यों को ध्यान में रखकर विदेश नीति का निर्माण किया जाता है। ऑब्वियसली बात है, हम ऐसे हमारे विदेश कहते नहीं, विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक एक आंतरिक व बाहरी दोनों होते हैं। सबसे ज़्यादा आंतरिक, अब इंडिया है, इंडिया को नहीं है पसंद भाई पाकिस्तान, नहीं है कल, है ना, पुराना इतिहास रहा है जो भी है, ठीक है, ओके। तो भारत क्या करेगा, अपनी विदेश नीति किसकी ज़्यादा, और रशिया है, रशिया ने हमारा हमेशा मदद करा है, ठीक है, 1971 की लड़ाई हो या आज के राफेल विमान हो, जैसा भी हो, रशिया ने समर्थन दिया है। तो हमारी विदेश नीति का जो ज़्यादा झुकाव होगा वो रशिया की तरफ होगा, ना कि पाकिस्तान की तरफ होगा। वो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारे देश के जो लोग हैं, ठीक है, वो रशिया को ज़्यादा पसंद करते हैं, पाकिस्तान को कम करते हैं। उसी तरीके से वैचारिक तत्व नहीं मिलते, मेल खाते नहीं पाकिस्तान से, तो उसके साथ हम ज़्यादा अच्छी विदेश नीति नहीं बनाएंगे। जो भी बनाएंगे, जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय सर्वे होगी, जो सबको माननी पड़ती है, उस हिसाब से बनाई जाएगी, लेकिन ज़्यादा व्यापार क्लोज वाली नहीं बनाएंगे, जिस हिसाब से अन्य देशों के साथ बनाई जाएगी। भौगोलिक स्थिति ये भी मैटर करती है भाई साहब। भौगोलिक स्थिति का मतलब है, जैसे भारत है तो भारत के पड़ोसी देश है भूटान, श्रीलंका, नेपाल, ये जितने भी देश हैं, बांग्लादेश, तो भारत इन सब के साथ मित्रता वाला संबंध बनाए रखता है, क्योंकि सब ज़मीनी लेवल पे सब पास में भी हैं और ये सब के सब सार्स में भी आते हैं, ठीक है। और दूसरा ये भी रहता है कि बाज़ार भी चाहिए हमें व्यापार करने के लिए, बहुत बड़ा है। अब चाइना है ना, अब भारत ही ले लो, भारत के साथ हर विदेश व्यापार करना चाहता है, देशी देश क्यों करना चाहता है, क्योंकि भारत के बाद एक बहुत बड़ा मार्केट एरिया है, भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट असली ईज़िली आ पाता है और ईज़िली जल्दी बिक भी जाता है, मार्केट में कंट्रोल भी कर पाता है। क्यों कर पाता है, क्योंकि इनकी यहाँ की पॉपुलेशन, मार्केट एरिया बहुत बड़ा है। तो ये भी एक स्थिति है, ठीक है। अब अगला है क्या है इसमें, अगला भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व। तो ये सब हमारे हैं ही। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ आ रहे होंगे, इनको नोट कर लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेके। किसी को इस चीज़ समझ ना आए तो कमेंट कर देना। भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व, ठीक है ना, भारत की विदेश नीति। और ये जो टॉपिक है, ये आपके साथ असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन होगा सेम टू सेम, तो उसमें ये सारा लिख भी देना, कोई दिक्कत नहीं। भारत की विदेश नीति समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, और डेमोक्रेसी तो आपको पता ही है, लोकतंत्र पर सिद्धांतों पर आधारित। विदेश नीति का निर्धारण का उद्देश्य अपने पड़ोसी तथा शेष विश्व के साथ शांतिपूर्ण संबंध सुनिश्चित करना और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर निर्णय लेने की स्वायत्तता की सुरक्षित करना हमारी विदेश नीति के मूल सिद्धांत हैं, है ना भाई साहब। भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश हमारे भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 में है। बहुत सारे जो एग्जाम में स्टूडेंट होते हैं इस चीज़ को नहीं लिखते, लेकिन आप लिख के आओगे क्योंकि आप हमारी वीडियो देख रहे हो और आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। आता है कि भारत की विदेश नीति का जिक्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो एक आर्टिकल 51 में है। तो क्या क्या बोला है, सामाजिक आर्थिक विकास एवं राजनीतिक स्थिरता, जैसे राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहन मिले, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा करना, विभिन्न देशों के बीच शांति, मित्रता, सदिच्छा, सहयोग, भाईचारा, ये सब बनाए रखना, साम्राज्यवाद यानी कि गुलामी वगैरह ये सब बनाई रहेगी। आंतरिक मामलों में विश्व के स्वार्थिक शक्तिशाली देशों द्वारा हस्तक्षेप का विरोध, कोई भी शक्तिशाली देश हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। राष्ट्रों के बीच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहन करना, लड़ाई झगड़ा नहीं। शस्त्रीकरण, युद्ध यानी कि युद्ध सामग्री जिसे बोला जाता है, निशस्त्रीकरण यानी कि हथियारों को ख़त्म करने का अभियान समर्थन करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक वेपन्स वगैरह ना बनाया जाए, ठीक है। मानव अधिकारों का सम्मान करना एवं जाति, प्रजाति, रंग, नस्ल, धर्म इत्यादि पर आधारित भेदभाव, असमानताओं को क्या करना है, विरोध करना है, ठीक है। और पंचशील एवं गुटनिरपेक्ष सिद्धांतों को प्रोत्साहित देना है ना। ये सारी चीज़ें हमारे आर्टिकल 51 में है। पंचशील वाला मुद्दा तो चीन के साथ था लेकिन बिगड़ गया था। तो पंचशील का तो आप जानते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम के हमारे प्रधानमंत्री, 1964 में गए थे ये चाइना वॉर के बाद, और उस टाइम चाइना के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई, ठीक है,
ये तिब्बत की संधि के दौरान शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत पर सहमति हुई थी, ठीक है। लेकिन तिब्बत के आगे चल के लड़ाई झगड़ा हो गया था। ऑब्वियसली बात है, किसी तिब्बत एक सेपरेट था, हमने मदद करी, ये चिढ़ गया, जो भी है। इसको हम सब आगे देखेंगे धीरे धीरे, लेकिन आप इन सब चीज़ों को आप देख सकते हो। टॉपिक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, वही सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं। गुटनिरपेक्षता क्या है, वही सारी चीज़ें हैं। और इस प्रधानमंत्री के 5 नाम में से याद रखना कि गुटनिरपेक्षता स्थापना हुई थी, कौन लोग थे। जवाहरलाल नेहरू थे, मिस्र के पूरा गमाल अब्दुल नासिर, और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, ये सारे बंदे थे, ठीक है। बस ये सब हमारे 5, इंडोनेशिया के सुकरानो, ये सब हमारे 5 मेंबर थे इसके अंदर। नेहरू थे, गमाल अब्दुल नासिर थे, जोसेफ ब्रोज टिटो, कामे नक्रुमा, इंडोनेशिया के सुकरानो, ये 5 फाउंडर थे जिनके द्वारा 1961 में गुटनिरपेक्षता की स्थापना हुई थी। और आज के टाइम में 120 मेंबर्स हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट गुटनिरपेक्षता के। और आज के समय में गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य है आर्थिक विकास करना। और जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका उद्देश्य था सैनिक गुटों से दूरी बनाए रखना। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक आज का समझ आया होगा और आपकी ऑलमोस्ट पहली यूनिट ख़त्म हो गई इसमें। चलिए मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कर देना भाई, जैसे भी हो, आपको अच्छा लगे बुरा लगे कैसा भी हो, कमेंट करना। आपके कमेंट पे ही डिपेंड होता है आने की अगली वीडियोस।